गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। पूरी वर्कशीट हमने करी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। आज की क्लास में हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। मैंने पूरी एक वर्कशीट बनाई हुई है, पूरे क्वेश्चंस एक साथ बनाए हुए हैं। वो कुछ क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में डिस्कस करने हैं, लेट्स स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस। बट आपको ये वर्कशीट्स बहुत अच्छे से और रिवीजन के टाइम पे हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो सारे भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 and 4, 1 और 2 ऑब्वियसली योर नेम एंड क्लास सेक्शन, ठीक है, वो आप फिलअप करोगे। क्वेश्चन 3 and 4 आर सिमिलर क्वेश्चंस। तो मैं अगेन एक क्वेश्चन आपको करके सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से ट्राई करोगे एंड सोल्यूशन भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ, ठीक है। अपना आंसर चेक करोगे आप। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ रमन स्कोर्ड इन 4 सक्सेसिव राउंड्स, तो एक क्विज थी जिसमें करेक्ट आंसर करोगे तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे एंड इनकरेक्ट आंसर करोगे तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो एक उसमें उस क्विज में रमन ने जो है 4 सक्सेसिव राउंड्स में क्या उसने स्कोर किया 10, फिर दूसरे राउंड में 7 स्कोर किया, तीसरे राउंड में -2 स्कोर किया एंड नेक्स्ट राउंड में उसने -19 स्कोर किया। तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो आपको एट द एंड उसका टोटल क्या रहा होगा। ऑब्वियसली टोटल मीन्स प्लस करना, ठीक है। एंड डिड ही गिव मोर करेक्ट आंसर्स और मोर इनकरेक्ट आंसर्स एंड वाई। तो आप जब आपको टोटल पता चल जाएगा उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपके हिसाब से उसने ज़्यादा करेक्ट आंसर्स किए थे या ज़्यादा इनकरेक्ट आंसर्स किए थे, और वो आपको कैसे पता चला, वाई, क्वेश्चन, रीज़न आपको प्रॉपर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ सिमिलर सही है, ऐसा ही है। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ़ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, इस बार 5 राउंड्स हैं और 5 राउंड्स में उसके मार्क्स कुछ ऐसे हैं 13, -5, -3, 2 एंड देन -9। तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। अगेन एट द एंड उसका क्या टोटल रहा, क्या उसने करेक्ट आंसर ज़्यादा दिए या इनकरेक्ट आंसर ज़्यादा दिए एंड क्यों दिए। क्वेश्चन 3 का मैं सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्वेश्चन 4 का भी ये सोल्यूशन है, मैं शेयर करूंगी, बट एक्सप्लेन मैं अभी क्वेश्चन 3 कर देती हूँ। 4 राउंड्स में जो उसके मार्क्स थे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 10 है, 7 है, -2 है, -19 है, ठीक है। अब मुझे टोटल मार्क्स निकालने हैं तो क्या करूँगी, ऐड करूँगी ऑब्वियसली। तो 10 + 7 प्लस -2 एंड प्लस -19 है ना, ठीक है। अब फिर से वही सेम चीज़, ये जो दो साइन एक साथ होते हैं इनको हम सिंगल साइन बनाते हैं सबसे पहले। तो प्लस एंड माइनस माइनस होता है, तो मैंने इसको सिंगल साइन माइनस बना दिया। सिमिलरली प्लस माइनस, यहाँ पे भी 2 प्लस माइनस हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसको भी मैंने माइनस बना दिया। एंड साथ में मैंने 10 + 7 को मैंने ऐड भी कर दिया, तो ये 17 हो जाएगा। तो 17 - 2 - 19। अभी 17 - 2 इज़ 15 - 19। तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बट बिगर नंबर नेगेटिव है तो आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -4। अब क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव आया है, ये टोटल स्कोर है रमन का, ठीक है। अभी सिंस ही गॉट -4 मीन्स नेगेटिव मार्क्स, तो इसका मतलब क्या हुआ एट द एंड, सो ही गेव मोर इनकरेक्ट आंसर्स। क्योंकि उसका ओवरऑल नेगेटिव मार्क्स बने हैं, इसका मतलब उसने इनकरेक्ट आंसर्स ज़्यादा दिए थे। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीन एंड मीडियन का। ये भी आपके दोनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अभी सबसे फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100 होता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट कौन सा होगा, 101 होगा। तो ऐसे आपको फर्स्ट 5 3 डिजिट नंबर्स लेने हैं, उनका मीडियन भी फाइंड आउट करना है और उनका मीन भी फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, आपको मीन एंड मीडियन निकालना है, लेकिन किसका, इस बार फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अभी ध्यान रखना है, जो 1 होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है, तो हम उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते। तो वो जो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है दैट इज़ 2। तो 2 होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 3 हो जाएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 5 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट होगा 7 एंड उसके बाद
8 तो आता है 2 के टेबल में, 9 3 के टेबल में आता है, 10 भी 2 और 5 के टेबल में आता है, तो बचा क्या 11। तो फिफ्थ आपका प्राइम नंबर 11 हो जाएगा। इन 5 नंबर्स का आपको मीन एंड मीडियन निकालना है। अगेन वन क्वेश्चन में सॉल्व कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स वाला मैं सॉल्व कर रही हूँ। 3 डिजिट वाला आप कर लेना, इजीली आई थिंक कर सकते हो, वो इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है। अब इनका मीन निकालना है। मीन क्या होता है, सबको ऐड कर दो, प्लस कर दो सबको, एंड जितना डेटा है हमारे पास, कितने डेटा है 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नंबर्स हैं तो इसीलिए मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूंगी। तो अब क्या करूंगी, सबको ऐड कर दिया, मेरे पास आया नंबर 28। 28 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया मेरा 5.6। और ये डिवाइड करना सबको आता है, 28 को 5 से डिवाइड। अभी मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है, जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मिड में जो वैल्यू होती है, सबसे सेंटर पे बीच में जो वैल्यू होती है उसको मीडियन बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में ही हमने लगाया है 2 3 5 7 11। तो इसमें मिड में सेंटर पे कौन सी वैल्यू नज़र आ रही है, 5। इसका मतलब जो मीडियन है दैट इज़ 5, ठीक है। तो आप देखोगे कि मीन एंड मीडियन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मीन इज़ 5.6 एंड मीडियन इज़ 5, है ना, बट स्टिल सेम नहीं है। कुछ जगह पे आपका सेम भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि सेम हो या डिफरेंट हो ही हो। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम, लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 2/9। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। या लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। आपको क्या करना है, ये हमें कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है और इनके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं वो हम फाइंड आउट कैसे करें। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/7 एंड 2/9, ये 2 नंबर्स हैं, इनके बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम इन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर इक्वल होता है वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये 7 है और ये 9 है, डिनोमिनेटर तो इक्वल है नहीं, तो हम इनको इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एलसीएम फाइंड आउट करके। तो हमने क्या किया, 7 और 9 का एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे साइड में मैंने लिखा हुआ है 7, 9। अब मैं सबसे शुरुआत से ढूंढूंगी। मैंने डायरेक्टली यहाँ 9 लिख दिया है, वैसे मुझे 3 से शुरू करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। अभी तो मेरा आंसर करेक्ट आ गया, बट सम टाइम्स पे इट कैन बी इनकरेक्ट ऑल्सो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, अगर हमारे पास 3-4 नंबर एक साथ होते हैं जिनका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और इस तरीके से हम स्किप कर देते हैं 3 को या कोई छोटा नंबर, तो आंसर इनकरेक्ट भी आता है बहुत बार। तो आपको ये ध्यान देना है, ये जो मैंने गलती करी है, यहाँ पे 9 लिखा है सीधा, आप शॉर्टर नंबर को ही हमेशा लोगे पहले, ठीक है। तो 7 9 63 जो होता है, 63 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो एलसीएम आया 63, हमें ये दोनों डिनोमिनेटर्स को, 7 को भी और 9 को भी 63 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 7 को कैसे बना सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करके। अब जब डिनोमिनेटर किया है तो न्यूमरेटर भी करेंगे, तो हमारा आ गया 27/63। सिमिलरली जो सेकेंड नंबर है 2/9, इसको भी हमारा क्या करेंगे, हम 9 को 63 बनाना है, तो 63 कैसे बनाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके। तो 7 को हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कर दिया। ऑब्वियसली सिर्फ एक को तो नहीं कर सकते हैं किसी भी एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया हमारा 14/63। अब हमें इनके बीच में देखो, डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है ना 63, जितने भी नंबर्स होंगे उन सब का डिनोमिनेटर आप 63 ही लोगे, पर ऊपर जो है वो चेंज हो जाएगा। 14 एंड 27 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं उनमें से कोई भी 3 ले लो आप। 15/63, 16/63, 17/63, और भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकता है, 19/63 भी हो सकता है, ठीक है। बट समटाइम्स क्या होता है, इनके बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, लेकिन 3 नंबर्स होते नहीं हैं बीच में। अगर सपोज करो ये 26 होता या 25 होता, फिर तो सिर्फ बीच में एक ही नंबर होता ना, 26/63। 3 नंबर्स तो हम निकाल नहीं पाते। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। और कैसे बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में किया है, इसमें भी हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, ठीक है। इसमें जब हमने पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स को इक्वल किया तो हमारे पास नंबर आया 10/15 एंड 12/15। अगर आप देखोगे तो इनके बीच में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर हो सकता है, दैट इज़ 11/15, है ना।
लेकिन हमें तो 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, नंबर्स की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का एक तरीका तो ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से कर दें। अगर आप मुझे 3 रैशनल नंबर्स निकालने तो मैं 4 से कर देती हूँ, बट समटाइम्स हमारे साथ 4, 5 ये वाली कैलकुलेशन फिर आप मल्टीप्लाई में बहुत टाइम लगाओगे। तो ईजी करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 10 से या 100 से, इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वो हमारा ईजी हो जाता है। तो हमने क्या किया, नंबर को बढ़ाने के लिए 10 से ऑब्वियसली दोनों को करूँगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मेरा 100 n अपॉन 150 हो गया, ये हो गया 120 अपॉन 150। 10 से करके ईजी हुआ, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, सीधा 110 लगाया। अब मेरे पास डिनोमिनेटर अभी भी इक्वल आ गया है, 150 और जो न्यूमरेटर है वो 100 एंड दूसरा है 120। तो अब मेरे इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, 101, 102, 103। तो मैं कोई भी 3 नंबर्स इनके बीच में ले सकती हूँ, 101 अपॉन 150, 102 अपॉन 150, 103 अपॉन 150। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, सैली plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3 by 4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. यहाँ पे सैली ने 4 saplings, प्लांट्स हैं छोटे छोटे, उनको उसने प्लांट किया। ठीक है, जिस रो में लगाया, और उसने इस तरीके से लगाया कि हर एक सैपलिंग के बीच में 3 by 4 मीटर का डिस्टेंस हो। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है कि जो फर्स्ट सैपलिंग है एंड द लास्ट मीन्स फोर्थ सैपलिंग जो है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। साथ में आपको रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन फिगर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। जैसा हमें पता ही है कि हम ये जो नंबर हैं, किसी भी फ्रैक्शन को जब हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम फिगर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस फिगर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट भी करना है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा सा ही है। वान्या पार्टिसिपेटेड इन अ पोटैटो रेस। एक पोटैटो रेस में वान्या पार्टिसिपेट करती है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर गैप के बाद पोटैटोज रखे हुए हैं। ठीक है, द फर्स्ट पोटैटो वॉज केप्ट एट द स्टार्ट पॉइंट, जहाँ पे स्टार्ट होगी रेस। ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है, एंड अदर्स वर केप्ट एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। और जो बाकी के पोटैटोज हैं फिर इक्वल गैप पर रखे हुए डिस्टेंस एक दूसरे से। ठीक है, इफ एट सम मोमेंट, किसी एक मोमेंट पर, शी रीच्ड टू 6th पोटैटो, वो जो है किसी मोमेंट पर 6th पोटैटो तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। और फिर से वही सेम चीज़ है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन फिगर फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये फिगर फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करनी है। अब दूसरी चीज़, ये जो इक्वल डिस्टेंस है ये आपको गिवन है 9 5/7 मीटर्स, ये इक्वल डिस्टेंस है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी हमारे पास यहाँ पे है 4 सैपलिंग्स आर अरेंज्ड इन फॉलोइंग मैनर। ठीक है, ये सैपलिंग्स को मैंने काउंटिंग छोटे छोटे डॉट से रिप्रेजेंट किया है, 1 2 3 4 सैपलिंग्स हैं, और इनके बीच में मैंने गैप भी दिखा दिया, 3/4 मीटर, 3/4 मीटर, 3/4 मीटर। हर 2 सैपलिंग के बीच में 3/4 मीटर का गैप है। ठीक है, अब ये रहा फर्स्ट सैपलिंग और ये रहा लास्ट सैपलिंग, इसके बीच में टोटल कितना डिस्टेंस होगा, 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर। इसका मतलब ये हुआ, मैंने 3/4 को 3 टाइम्स ऐड किया है, या फिर मैं बोल सकती हूँ 3/4 into 3, है ना। तो मैंने लिख दिया, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इज इक्वल टू 3/4 into 3। इसका मतलब है कि 3/4 को 3 टाइम्स ऐड किया है। एक चीज़ ध्यान रखना, 4 सैपलिंग्स थे पर मल्टीप्लाई किससे किया, हमने 3 से किया, क्योंकि जो फर्स्ट सैपलिंग है वो तो हमारा स्टार्ट था, है ना, उसको तो हमने किया ही नहीं है। तो हमेशा जितने सैपलिंग्स होंगे, जितने इस तरीके की चीज़ें होंगी, हम उससे 1 लेसर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे 4 सैपलिंग्स थे तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई तो इजी होता है ना, 3 के साथ नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा ऑब्वियसली। न्यूमरेटर अलग से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3s are 9 एंड नीचे 4, इसके साथ क्या है 1, 4 1s are 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर, जैसा मैंने आपको बोला है कि अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नज़र आता है तो उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ज़रूर कन्वर्ट करना है, उसके भी मार्क्स हैं। तो 2 1/4 मीटर, इसको डिवाइड करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 2 1/4।
जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, जो क्वोशंट आता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं और 4 जो है नीचे ही रहता है। अब इसको फिगर फॉर्म में हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, ये हमारे पास सिचुएशन थी 3/4 इंटू 3। 3/4 मतलब हम एक सर्कल बनाया, उसके 4 पार्ट्स किए हमने और उसमें से 3 को हमने शेड कर दिया। ठीक है, 4 पार्ट्स किए और 3 को शेड कर दिया। और ऐसे कितने सर्कल्स बनेंगे, 3 सर्कल्स बनेंगे। तो हमने 3 सर्कल्स बना दिए जिसमें हर एक का 4 पार्ट किया और 3 को शेड करते गए। ठीक है, अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज़ है। अगर 6th पोटैटो पे पहुँची है तो इसका मतलब बेसिकली आप 9 5/7 मीटर जो डिस्टेंस है वो 5 टाइम्स ऐड कर रहे हो, है ना, क्योंकि फर्स्ट तो स्टार्ट ही था, 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई आपको करना आता है। अगेन सॉल्व करते टाइम हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें पहले उसको इम्प्रॉपर बनाना पड़ता है और इम्प्रॉपर बनाने के बाद फिर हम सॉल्व करते हैं और फाइनली फिर से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन अपना आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 9 5/7 इंटू 5 ये सिचुएशन थी ना हमारे पास, 9 5/7 इंटू 5, इसको हम फिगर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 9 5/7 का मतलब है कि 9 सर्कल्स कंप्लीट होंगे और जो लास्ट उसके बाद जो अगला नेक्स्ट सर्कल होगा उसमें 7 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स फिल्ड होंगे। तो मैंने यही किया, 9 सर्कल्स कंप्लीट शेड कर दिए मैंने 9 सर्कल्स को, और जो नेक्स्ट जो लास्ट सर्कल है 10th सर्कल जो होता है वो कंप्लीट नहीं है, वो 7 पार्ट्स उसके किए, उसमें से मैंने 5 पार्ट्स को शेड कर दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई 9 5/7 की। ठीक है, और ऐसे 9 5/7 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से, तो इट मीन्स ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से। तो मुझे ऐसे 9 5/7 5 टाइम्स बनाने पड़ेंगे। तो एक बार बनाया, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया, चौथी बार बनाया एंड 5th टाइम। ठीक है, तो ऐसे मैंने 5 टाइम्स इन सारे सर्कल्स को बना दिया। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 तक ही डिस्कस करेंगे। अगेन 11 12 सेम से हैं ही, एक्सपोनेंट्स एंड पावर से ये साफ साफ पता चल रहा है इतना बड़ा सा नंबर है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म लिखा है, स्टैंडर्ड वर्ड अगर लिखा हुआ आता है दैट ऑल्सो मीन्स एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम कंटेन्स 60230000000000000 मॉलिक्यूल्स। एक जो वाटर की ड्रॉप है जिसका जो वेट है दैट इज़ 1.8 ग्राम होता है लगभग एक वाटर ड्रॉप का, उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 7.2 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 1.8 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 7.2 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑब्वियसली आंसर इतना ही बड़ा आएगा और आपको रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर को इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये जो आंसर आएगा उसको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 भी है, इफ़ अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स 7500000000 मीटर इन 25 सेकेंड्स। अगर एक रे ऑफ लाइट 25 सेकेंड्स में इतना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो 75 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और फिर से जो आपका आंसर आएगा उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। अभी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 1.8 ग्राम वाटर कंटेन्स कितना मॉलिक्यूल 6023000000000000000 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 7.2 ग्राम ऑफ वाटर कितना कंटेन करेगा। क्या करना है, सिंपल सी बात है, जितना ग्राम निकाल रहे हैं हम 7.2 ऊपर रखा, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया हमने 1.8 ग्राम से, मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इट मीन्स 60230 जो भी नंबर हमारे पास था। ठीक है, ये किया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये 7.2 एंड 1.8 इनको हमें डिवाइड करना है। पॉइंट फॉर्म में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है डिवाइड करना, तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों के पॉइंट्स को हटा देंगे। पॉइंट्स कैसे हटेंगे, ध्यान से नोट करना। 7.2 था, इसका पॉइंट मैंने हटाया, तो ये क्योंकि न्यूमरेटर है तो इसके डिनोमिनेटर में 10 लग जाएगा। 10 क्यों लगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है वो है 2,
सिर्फ एक ही डिजिट है ना 2, तो इसका मतलब ओनली 1 0 वाला नंबर हमने इसके ऑपोजिट साइड यानी कि डिनोमिनेटर में लगा दिया। सिमिलरली जब 1.8 का भी पॉइंट हटा तो पॉइंट के राइट साइड पे कितनी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है ओनली 8, तो ऑब्वियसली इसमें भी यही करेंगे हम, है ना। ये 18 बन गया। इसका जो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्योंकि नंबर है तो इसके ऑपोजिट साइड न्यूमरेटर में 1 0 वाला नंबर, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट थी, वो थी 8, इसीलिए 1 0 वाला नंबर ऊपर रख दिया। अभी 10/10 तो कट जाएगा, ऑब्वियसली सिंप्लीफाई हो जाता है, तो 72/18 बच गया, इनटू ये नंबर तो है ही हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 18 जो है वो 72 दोनों में कॉमन फैक्टर है 18 के टेबल में दोनों आते हैं, 72 भी आता है और 18 भी आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 72/18 को लिख दिया 18 1 जार 18, 18 4 जार 72 इनटू 6023 जो भी हमारा नंबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो ये जो नंबर है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं पहले ही, क्योंकि इतना बड़ा नंबर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले किसी नंबर में जब कहीं पे पॉइंट नज़र नहीं आता तो कहाँ पॉइंट होता है, उसके सबसे राइट साइड पे लास्ट में, और उस पॉइंट के बाद भी हम 1 0 लिख देते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, लिख सकते हैं। क्योंकि अब इस पॉइंट को हम नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 6 और 0 के बीच में, क्योंकि हमें पता है पॉइंट के लेफ्ट पे सिर्फ एक ही 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए। अब इस पॉइंट को हम शिफ्ट करते करते लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे, 1 2 3 4, और मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखी है सो दैट आपको पता चले कि मैंने इसको कितने टाइम्स शिफ्ट किया है, 22 टाइम्स शिफ्ट किया, ठीक है। तो मेरे पास जो नंबर बना वो बना 4 × 6.023, क्योंकि इसके बाद के ज़ीरो हम इग्नोर कर देते हैं, पॉइंट के बाद जब भी कोई लास्ट में जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इनटू 10⁻22, क्योंकि मैंने उसको 22 टाइम्स शिफ्ट किया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 4 और 6.023 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, एंड मल्टीप्लाई हमने सीखा है, हम नॉर्मल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करते हैं। 6023 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 24092। अब मैं चेक करूँगी कि मेरे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स थी, 1 2 3 इसमें थी, इसमें तो है ही नहीं कोई डिजिट, तो ओनली 3 डिजिट्स थी। तो आंसर में भी मैं पॉइंट ऐसी जगह लगाऊंगी जहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हों, तो मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। 24.092 ये आंसर आ गया, क्योंकि इसके बाद मुझे 3 डिजिट्स नज़र आ रही हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 2 और 4 के बीच में, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट पे सिर्फ 1 ही डिजिट होनी चाहिए नॉन ज़ीरो। तो इस पॉइंट को एक और शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट पे, नंबर और छोटा हो गया ना, 2.4092, ये 24 था, ये 2.4 है, ऑब्वियसली छोटा नंबर हो गया। जब नंबर छोटा होता है तो कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पे एक और पावर बढ़ा देंगे 10 की, तो ये बन जाएगा 22 से 23। तो ये हमारा इतना फाइनल आंसर होगा, 7.2 ग्राम वाटर में 2.4092 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे बिल्कुल सेम वे से। तो ये आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट पहले आप वीडियो देखोगे, समझोगे एक एक चीज़ को अच्छे से, एंड देन जो है आप अपना सोल्यूशन स्टार्ट करोगे।